हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बेटा हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि सप्लाई जो होती है गुड्स और सर्विसेज की, वो टैक्सेबल इवेंट हो जाया करता है जीएसटी में। यानी जब भी गुड्स या सर्विस की होगी सप्लाई तो जीएसटी लग जाएगा। जैसे बेटा एक एग्जांपल ले, अगर कोई पर्सन गुड्स खरीदता है तो बेटा वो सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर के बाद जो सप्लायर होता है बेटा वो इनवॉइस बनाया करता है और कस्टमर को गुड्स के साथ इनवॉइस भी दे दिया करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा यहाँ पर कि सप्लाई किस पॉइंट पर हो रही है, किस पॉइंट पर हम माने कि हाँ यहाँ पर जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो गई। तो इसी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है बेटा वो कराता है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि कब लायबिलिटी अराइज हो गई है जीएसटी पे करने की। जो सेक्शन 12 है बेटा सीजीएसटी एक्ट का, वो प्रोवाइड कराता है बेटा प्रोविजन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, और सेक्शन 13 सीजीएसटी एक्ट का वो प्रोवाइड कराता है बेटा प्रोविजन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सेक्शन 14 जो प्रोवाइड कराता है बेटा मेथड प्रोवाइड कराता है किस केस में, जहां पर बेटा रेट ऑफ टैक्स जो है वो चेंज हो गया है सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज का, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंप्यूट की जाएगी वो सेक्शन 14 बताया करता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं उन्हें केवल सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ही पढ़ना है। तो बेटा करते हैं शुरुआत सेक्शन 12 से सीजीएसटी एक्ट के। आइए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12। तो सब सेक्शन 1 क्या बात करता है? सब सेक्शन 1 बात करता है द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स shall arise at the time of supply as determined in terms of the provision of this section। जैसे कि हमने बात की थी बेटा सेक्शन 12 जो है टाइम ऑफ सप्लाई किसके रिगार्डिंग बताता है, गुड्स की। तो सब सेक्शन 1 भी यही बात कंफर्म कर रहा है। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि जो सेक्शन 12 के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा। सब सेक्शन 2, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स shall be earlier of the following dates namely। सबसेक्शन 2 बात करता है जो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जा रही है गुड्स के रिगार्डिंग वो होगी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। दो कंडीशन दी हुई है बेटा, दोनों कंडीशन में डेट चेक की जाएगी और उन दोनों कंडीशन में जो पहले डेट आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी गुड्स की। सब क्लोज है देखिए, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और the last date on which he is required to issue the invoice with respect to supply under section 31। देखिए सब क्लोज है क्या बात करता है, जिस डेट को सप्लायर ने इशू किया इनवॉइस वो, या वो लास्ट डेट जिस डेट तक सप्लायर को इशू कर देना चाहिए था इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। सब क्लोज बी, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू द सप्लाई। वो डेट जिस डेट पर सप्लायर ने क्या किया हो, रिसीव की हो पेमेंट उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में। तो देखिए बेटा क्या बोलता है सेक्शन बात करता है कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है अगर गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दो कंडीशन बताई है लॉ ने, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन क्या बोलती है बेटा, नंबर 1 बात करती है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो सप्लायर ने बेटा इनवॉइस इशू किया वो डेट, या वो लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31 जिसमें सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही करना है यानी मैंडेटरी है। तो हम इसे बोलेंगे लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस। ठीक है बेटा, एज पर सेक्शन 31, एज पर सेक्शन 31 ये बात करता है बेटा सब क्लोज है। सब क्लोज बी क्या बात करता है, सिंपल डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट या रिसीव्ड ऑफ पेमेंट। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब इन दोनों कंडीशन को और डिटेल में समझेंगे लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए। चलिए, यहां पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि सर सेक्शन 31 क्या बात करता है, यानी कौन सी ऐसी डेट है
जिस डेट तक सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही करना है। तो आइए बेटा सेक्शन 31 की बात करते हैं। सेक्शन 31 ने कौन सी ऐसी डेट प्रोवाइड कराई है कि जब सप्लायर को इनवॉइस इशू करना ही करना होगा। तो वहां पर भी बेटा दो कंडीशन दी गई है। सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस टू द एक्सटेंट रेलिवेंट टू द टाइम ऑफ सप्लाई, वो प्रोविजन बताए गए हैं जो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए रेलिवेंट है। सब सेक्शन 1 अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, यानी जब एक रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है बेटा गुड्स की, उसे क्या करना है, दो सिचुएशन बताई गई है बेटा। जब वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है या तो उस समय वो इनवॉइस इशू कर दे, या उस सिचुएशन को अराइज होने से पहले इनवॉइस वो इशू कर दे। ठीक है। सब क्लोज ए रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स की सप्लाई इन्वॉल्व कर रही है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो उस केस में जब गुड्स को रिमूव किया जा रहा है बेटा, या गुड्स को रिमूव करने से पहले, उस समय इनवॉइस इशू करना होता है रजिस्टर्ड सप्लायर को। यहां पर जो दिक्कत आएगी वो आपको ये आएगी, सर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है। तो 1 मिनट के लिए इसे होल्ड पे रखते हैं बेटा, मैं अभी समझाता हूं। दोनों केस कर लेते हैं, उसके बाद मैं मूवमेंट समझाता हूं आपको क्या होता है। सब क्लोज बी डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट इन एनी अदर केस, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो उस केस में क्या है, जब डिलीवरी की जा रही है गुड्स की या उन्हें रेसिपिएंट को अवेलेबल किया जा रहा है, उस केस में कब इशू करना है इनवॉइस, ऑन और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। समझ आया बेटा, इतना समझ आया। सेक्शन 31 ने क्या बोला कि जहां पर मूवमेंट हो रही है गुड्स की, उस केस में ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, और जहां पर मूवमेंट्स नहीं हो रही गुड्स की, उस केस में ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। अब समझते हैं कि सर ये मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे गुड्स जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है। साथ ही रिमूवल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग प्रोविजन आपको उसका ध्यान देना है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 96 डिफाइन करता है बेटा रिमूवल ऑफ गुड्स को। रिमूवल ऑफ गुड्स के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 96 डिफाइन करता है कि जब डिस्पैच किए जा रहे हैं गुड्स सप्लायर के एंड से, डिस्पैच किए जा रहे हैं गुड्स सप्लायर के एंड से, या सप्लायर के बिहाफ पे कोई पर्सन डिस्पैच कर रहा है गुड्स को, तो वो भी रिमूवल ऑफ गुड्स है। दूसरा पॉइंट, अगर कलेक्ट किए जा रहे हैं गुड्स रेसिपिएंट के थ्रू, अगर कलेक्ट किए जा रहे हैं गुड्स रेसिपिएंट के थ्रू या बाय एनी पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, यानी रेसिपिएंट के बिहाफ पे अगर कोई और पर्सन कलेक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ गुड्स वो कहलाता है बेटा। ठीक है। अब देखिए मैं आपके साथ 2 एग्जाम्पल लेता हूं, उसमें समझते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा। देखिए एक पर्सन है बेटा मिस्टर राम, और इन्हें जो है ऑर्डर रिसीव होता है मिस्टर घनश्याम से। ठीक है बेटा, घनश्याम ऑर्डर देते हैं मिस्टर राम को कि 100 रेफ्रिजरेटर जो हैं वो उन्हें सप्लाई कर दें। ये जो ऑर्डर दिया गया था बेटा, ये दिया गया था 10 जून 2019 को। अब मिस्टर राम क्या करते हैं बेटा, मिस्टर राम जो है डिस्पैच कर देते हैं गुड्स अपनी प्रेमाइसिस से, किसकी प्रेमाइसिस पर, ट्रांसपोर्टर की प्रेमाइसिस पर। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्टर की प्रेमाइसिस पर जो है वो डिस्पैच कर देते हैं 100 रेफ्रिजरेटर। ट्रांसपोर्टर की प्रेमाइसिस पर जब पहुंचते हैं गुड्स तो डेट हो जाती है बेटा 12 जून 2019। ठीक है। ट्रांसपोर्टर जो है बेटा डिस्पैच की प्रोसेस शुरू करता है और इसमें 2 दिन और लग जाते हैं। 14 जून 2019 को जो है वो डिस्पैचिंग शुरू करता है, और जो गुड्स पहुंचते हैं बेटा मिस्टर घनश्याम के पास तो डेट होती है 16 जून 2019। अब क्वेश्चन जो यहां पर अराइज होता है वो ये होता है कि रिमूवल ऑफ गुड्स कौन सी डेट को माना जाएगा। तो बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 96 की बात याद करिए, क्या बोलता है सेक्शन, जब डिस्पैच कर रहा है सप्लायर या सप्लायर के बिहाफ पर कोई पर्सन, तो वो डेट क्या मानी जाती है, रिमूवल ऑफ गुड्स। तो रिमूवल ऑफ गुड्स जो हो रहे हैं वो कौन सी डेट को हो रहे हैं, मिस्टर राम ने बेटा डिस्पैच किए थे 10 जून को, और ट्रांसपोर्टर के एंड पर कब पहुंचे, वो पहुंचे 12 जून को। तो इस केस में बेटा मिस्टर राम के बिहाफ पर कौन सप्लाई कर रहा है गुड्स की, ट्रांसपोर्टर कर रहा है,
और ट्रांसपोर्टर को कब रिसीव हुए गुड्स बेटा 12 जून 2019 को। तो लॉ बात करता है ये जो डेट है ये डेट मानी जाएगी बेटा रिमूवल ऑफ गुड्स की। अब मैं आपको बेटा वापस लेके चलता हूं सेक्शन 31 के प्रोविजन पर। क्या बात करते थे? रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। जिस केस में बेटा गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो उस केस में इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए? जब रिमूवल किया जा रहा है गुड्स का। तो हमारे एग्जांपल में कब किया जा रहा है बेटा रिमूवल? हमारे एग्जांपल में किया जा रहा है 12 जून को। तो इस केस में क्या होगा बेटा 12 जून 2019 बेटा ये लास्ट डेट हो जाएगी। इस डेट तक मिस्टर राम को जो है इनवॉइस इशू करना ही करना होगा एज पर सेक्शन 31। उससे पहले भी कर सकते हैं लेकिन 12 जून जो है वो मैक्सिमम डेट है। इस डेट तक इनवॉइस मिस्टर राम को इशू करना ही करना है। ठीक है, समझ आ गया। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मिस्टर राम जो कि है सप्लायर और मिस्टर घनश्याम वो कौन है? वो है बेटा रेसिपिएंट। अब मिस्टर घनश्याम जो है मिस्टर राम को ऑर्डर देते हैं 100 रेफ्रिजरेटर के लिए। 100 रेफ्रिजरेटर का जो ऑर्डर दिया जाता है वो ऑर्डर दिया जाता है बेटा 11 जुलाई 2019 को। ठीक है बेटा। अब मिस्टर राम जो है बेटा अपनी फैक्ट्री में से गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं अपने डिपो तक। ठीक है, डिपो तक पहुंचे गुड्स और ये पहुंचे बेटा 12 जुलाई 2019 को जो है गुड्स डिपो तक पहुंचे। अब यहाँ पर जो है मिस्टर घनश्याम के जो ट्रांसपोर्टर है वो पिक करते हैं गुड्स और वो आते हैं कौन सी डेट को? वो आते बेटा 13 जुलाई 2019 को। जो ट्रांसपोर्टर है मिस्टर घनश्याम के वो ये गुड्स पिक कर लेते हैं डिपो पर से, मिस्टर राम के डिपो पर से 13 जुलाई 2019 को। और घनश्याम जी के पास जो गुड्स पहुंचता है वो पहुंचता है बेटा 15 जुलाई 2019। तो इस केस में जो रिमूवल ऑफ गुड्स है वो क्या माना जाएगा? तो याद करिए बेटा सेक्शन 2 सब सेक्शन 96 के प्रोविजन। रिमूवल ऑफ गुड्स या तो रेसिपिएंट कलेक्ट कर रहा है गुड्स या रेसिपिएंट के बिहाफ पर कोई पर्सन जो है वो गुड्स कलेक्ट कर रहा है। तो जिस डेट को वो कलेक्ट कर रहा है वो डेट क्या हो जाएगी बेटा रिमूवल ऑफ गुड्स। तो इस केस में डेट ऑफ रिमूवल क्या हो जाएगी 13 जुलाई 2019। ठीक है बेटा। चलिए अब सेक्शन 31 के बारे में बात करते हैं जहां पर मूवमेंट हो रही है गुड्स की। तो उस केस में क्या पढ़ा था हमने? प्रोविजन हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपिएंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। यानी जिस डेट पर रिमूवल हो रहा है या उससे पहले। तो बेटा रिमूवल कब हो रहा है? रिमूवल हो रहा है 13 जुलाई 2019 को। तो मैक्सिमम डेट क्या है बेटा यहाँ पर इनवॉइस इशू करने की? वो है बेटा 13 जुलाई 2019। मिस्टर राम को 13 जुलाई 2019 तक हर हालत में इनवॉइस इशू कर देना है। उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा प्रोविजन। ये दोनों केसेस पढ़े बेटा हमने। ये वो केसेस थे जिसमें गुड्स की जो है बेटा मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो रही थी। अब उन केस की बात करते हैं जहां पर मूवमेंट नहीं होती गुड्स की। तो उस केस में कैसे होता है? अब देखिए बेटा मिस्टर राम है, रेफ्रिजरेटर ये बनाते हैं, इनकी फैक्ट्री है। ठीक है, मिस्टर राम के पास बेटा एक गोडाउन और है। तो अब वो क्या चाहते हैं? इस गोडाउन को सेल करना चाहते हैं। अब होता क्या है बेटा मिस्टर राम जो है एक अग्रीमेंट साइन करते हैं मिस्टर घनश्याम के साथ 18 मार्च 2020 को। ठीक है बेटा, 18 मार्च 2020 को ये अग्रीमेंट साइन करते हैं कि वो अपना गोडाउन सेल करना चाहते हैं। और इस गोडाउन में जो है बेटा फर्नीचर रखा हुआ है और ये फर्नीचर भी उसी गोडाउन के साथ दिया जाएगा। अब मिस्टर घनश्याम जो है बेटा मिस्टर राम को पेमेंट करते हैं 20 मार्च 2020 को और मिस्टर राम जो है इसी डेट को हैंड ओवर कर देते हैं पोजीशन गोडाउन की मिस्टर घनश्याम को। तो इस केस में यहाँ पर क्या किया जा रहा है? गुड्स जो है बेटा वो रेसिपिएंट को अवेलेबल किए जा रहे हैं। यानी मूवमेंट नहीं हुई गुड्स की। क्या फर्नीचर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके गए? आंसर इज नो। फर्नीचर गोडाउन में रखा हुआ है जू का तू, जैसे पहले रखा था आज भी रखा है। तो इस केस में बेटा कोई भी मूवमेंट नहीं हुई गुड्स की, लेकिन रेसिपिएंट को अवेलेबल किस डेट को कराया गया? जिस दिन पोजीशन मिली, यानी 20 मार्च 2020। तो लॉ बात करता है 20 मार्च 2020 तक मिस्टर राम को इस केस में इनवॉइस इशू करना होगा। उससे पहले भी कर सकते हैं बट जो मैक्सिमम डेट है वो क्या है? 20 मार्च 2020। समझ आ गया बेटा? ठीक है। टैक्स इनवॉइस में क्या क्या डिटेल बतानी है जरा एक बार वो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 31 बात करता है कि रजिस्टर्ड जो सप्लायर है वो इशू करेगा टैक्स इनवॉइस और उसमें क्या क्या बताएगा।
showing the description, quantity and value of the goods, the tax charged thereon and such other particular as may be prescribed। टैक्स इनवॉइस में वो डिस्क्रिप्शन बताएगा गुड्स की, क्वांटिटी बताएगा, वैल्यू बताएगा गुड्स की, और कितना टैक्स चार्ज किया गया है ये बताएगा, और अदर पार्टिकुलर्स जो प्रिस्क्राइब किए गए बेटा रूल्स में प्रोवाइड किए हुए हैं। जब हम पढ़ेंगे बेटा टैक्स इनवॉइस का चैप्टर तो वहां पर अच्छे से करेंगे उन प्रोविजंस को। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए आइए दोबारा वापस सेक्शन 12 पर। एक्सप्लेनेशन 1 बात करती है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज बी द सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी द पेमेंट। जो सप्लाई वर्ड यूज किया गया है क्लॉज ए और क्लॉज बी में, उसका मतलब ये है कि जितनी अमाउंट इनवॉइस में लिखी हुई है बेटा केवल उसी की बात की जा रही है। इनवॉइस में जितनी अमाउंट लिखी हुई है केवल वो ही सप्लाई मानी जाएगी। लो ये बात कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 पर आइए। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट शैल बी द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन हिज बुक ऑफ अकाउंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। अब एक कंडीशन और लगा दी गई बेटा एक्सप्लेनेशन 2 से। क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है, वो डेट जिस पर सप्लायर रिसीव करता हो पेमेंट। तो एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है जिस दिन सप्लायर रिसीव कर रहा है पेमेंट उसमें हम 2 कंडीशन और चेक करेंगे, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर और डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। वो डेट जिस डेट में बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी है सप्लायर ने, या वो डेट जिस दिन उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है मनी, उन दोनों डेट में जो पहले हो जाएगी वो मानी जाएगी डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट। समझ आ गया बेटा। प्रोविजो जो है बेटा ये इसका इम्पैक्ट जो है बेटा बेसिकली वैसे खत्म हो गया है। प्रोविजो में लिखा हुआ है कि इनकेस जो सप्लायर है वो रिसीव करता है बेटा 1000 रुपीज एडवांस रिसीव कर लेता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो उस केस में सप्लायर के पास ऑप्शन है जिस डेट को वो इशू कर रहा है इनवॉइस उस अमाउंट के रिगार्डिंग वो डेट उनकी कंसीडर कर सकता है बेटा टैक्स इनवॉइस की, या जिस दिन उसे अमाउंट रिसीव हुई है वो डेट कंसीडर कर सकता है। लेकिन बेटा एक नोटिफिकेशन आई थी और नोटिफिकेशन के इम्पैक्ट के बाद 15 नवंबर 2017 के बाद से बेटा जो जीएसटी लगता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स वो केवल और केवल किस बेसिस पे लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो इस वजह से ये जो प्रोविजो है बेटा ये इररेलेवेंट हो गई है, इसलिए प्रोविजो पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमें क्या समझना है, सिंपल हमें सबसेक्शन 2 के और एक्सप्लेनेशन के प्रोविजन समझने हैं। तो एक बार इसे बेटा समराइज करते हैं। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ने क्या बात की आइए देखिए। टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी द डेट which is earlier of the following. Number 1, date on which issue of invoice or last date on which supplier is required to issue invoice as per section 31। और section 31 ने क्या बोला था, section 31 ने क्या बोला था कि जहां पर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है सप्लाई में, तो उस केस में जो रिमूवल ऑफ गुड्स है ऑन और बिफोर दैट डेट इश्यू ऑफ इनवॉइस कर दे सप्लायर। अदर केसेस में क्या है, डिलीवरी ऑफ गुड्स या गुड्स को रेसिपेंट को अवेलेबल कराया जा रहा है ऑन और बिफोर दैट डेट। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट, डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट, जब सप्लायर को रिसीव हो रही है पेमेंट वो डेट, इन दोनों डेट में जो अर्लियर होगा वो हो जाएगा। लेकिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के केस में एक्सप्लेनेशन 2 ने बेटा 2 प्रोविजन बताए, अर्लियर ऑफ, यहां पर भी 2 प्रोविजन लगा दिए गए। अर्लियर ऑफ नंबर 1, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिस डेट पर असेसी ने क्या किया बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी। और सेकंड बेटा क्या है, सेकंड है जिस डेट पे असेसी को क्या हुआ पेमेंट रिसीव हो गई या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिटेड इन सप्लायर्स बैंक अकाउंट, यानी सिंपल हम लिख सकते हैं कि अमाउंट क्रेडिटेड इन सप्लायर्स बैंक अकाउंट। इन दोनों में जो अर्लियर हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ने टाइम ऑफ सप्लाई के ये प्रोविजन बताए बेटा। और एक बात आप ध्यान देना, ये जो प्रोविजन हमने पढ़े हैं ये पढ़े हैं बेटा फॉरवर्ड चार्ज के। कौन से प्रोविजन पढ़े हैं, फॉरवर्ड चार्ज के, यानी सप्लायर पेमेंट कर रहा है टैक्स की, फॉरवर्ड चार्ज एफसी। एफसी से फ्री कॉम क्लासेस मत बोलना, एफसी से क्या है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। क्या बोलता है,
In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on a reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following. देखिए बेटा, रिवर्स चार्ज के केस में कैसे हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर बेटा 3 कंडीशन है। नंबर 1, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब रेसिपिएंट ने गुड्स रिसीव किए। नंबर 2, the date of payment as entered in the books of account of the recipient or date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier। ठीक है, समझ आ गया? वो डेट जिस डेट पर असेसी ने एंट्री की हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। असेसी कौन है बेटा? यहाँ पर असेसी है रेसिपिएंट। रिवर्स चार्ज का केस चल रहा है, ध्यान दे। रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स पे करता है? रेसिपिएंट पे करता है। तो किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात की जाएगी? रेसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बात की जाएगी। और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, या वो डेट जिस डेट पर असेसी के बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है डेबिट हो गई। इन दोनों डेट में जो अर्लियर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। सी पॉइंट, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier। अब देखिए कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि जिस डेट पर सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उस डेट से 30 डेज तक कुछ नहीं करना। तो 31st डे होते ही क्या हो जाएगा बेटा? टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। इन तीनों डेट्स में जो डेट पहले हो जाए वो क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। ठीक है, समझ आया? देखिए एक एग्जांपल से करते हैं। रिवर्स चार्ज के केस में बेटा सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ने 3 कंडीशन बताई। क्या क्या बताई? नंबर 1 क्या बात करती है? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस डेट को रेसिपिएंट को गुड्स मिले वो डेट। या दूसरी कंडीशन डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है बेटा, मैं सिंपल डेट ऑफ पेमेंट लिख रहा हूं। 2 कंडीशन तो इसके साथ है ही। वो डेट जिस डेट को असेसी का बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, या जिस डेट को असेसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की, विच एवर इज अर्लियर वो डेट ऑफ पेमेंट है। या सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या बात करती है बेटा? सिंपल लैंग्वेज में कहें 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ये 3 बेटा कंडीशन बात की गई है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में। अब लेते हैं बेटा एक एग्जाम्पल। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है बेटा, ये हम मान के चलते हैं ये है जुलाई 1, 1 जुलाई है बेटा। ठीक है, 1 जुलाई को CA डे भी होता है। तो 1 जुलाई को डेट ऑफ रिसिप्ट है गुड्स की। डेट ऑफ पेमेंट कब है? तो सिंपल मैं यहाँ पर बेटा अगस्त 10 लिख रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। 2 डेट यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो इशू किया गया है इनवॉइस सप्लायर के थ्रू, उसकी जो डेट दी गई है बेटा वो दी गई है जून 29। तो रिवर्स चार्ज के केस में अब मुझे बताएं आप कौन सी डेट जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ध्यान करें बेटा, प्रोविजन क्या बोलते हैं 12 सबसेक्शन 3 के? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। 3 कंडीशन उसमें दी गई है। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो पहले हो जाए वो डेट हो जाएगी। तो नंबर 1 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, वो क्या है बेटा इस केस में? वो है जुलाई 1। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? डेट ऑफ पेमेंट है अगस्त 10, अभी तो जुलाई 1 चल रही है आगे। ठीक है, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जून 29 को इशू हुआ था इनवॉइस। तो 31st डे कौन सा होगा बेटा? जून 29 से एक दिन ऐड करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 जून। ठीक है, अब उसमें 30 डेज और ऐड करो तो क्या आएगा? 30 जुलाई। यानी 30 जुलाई क्या हो जाएगी? वो डेट हो जाएगी 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है बेटा, तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग जुलाई 1, अगस्त 10 और 30 जुलाई, इन तीनों में अर्लियर कौन सा है बेटा? जुलाई। 1 जुलाई अर्लियर है। तो इस केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट है वो क्या है बेटा? जुलाई 1 जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट हो जाएगी। ठीक है, ये रिवर्स चार्ज का प्रोविजन था बेटा। फॉरवर्ड चार्ज खत्म हो गया, रिवर्स चार्ज खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट where it is not possible to determine the time of supply under clause A, clause B or clause C, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply। देखिए क्या बात करता है लो, अगर clause A, clause B या clause C, clause A क्या है बेटा? date of receipt of payment, clause B date of payment और clause C 31st day from the date of issue of invoice by supplier। अगर ये डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है या इन 3 क्लॉजेज में जो है डेट हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो लॉ बात करता है सिंपल
टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो डेट जिस डेट पर रेसिपिएंट ने जो है बेटा अपनी बुक्स में एंट्री की है, तो वो डेट क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 4, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी क्लोज ए द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट दैट पॉइंट। अगर सप्लाई बेटा आइडेंटिफिएबल है तो जिस डेट को वाउचर इशू किया गया है वो डेट हो जाएगी। बी द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस, और रिमेनिंग केसेस में क्या है, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, यानी अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अब देखिए बेटा ये वाउचर का कंसेप्ट होता है क्या, पहले वो समझ लीजिए। वाउचर बेटा बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है जो एक्सचेंज किया जाता है गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग। आपने सुने भी होंगे बेटा फूड कूपन्स वगैरह मिलते हैं, कंपनीज जो होती है अपने एम्प्लॉयज़ को फूड कूपन्स वगैरह प्रोवाइड करा दिया करती है, तो ये क्या होते हैं बेटा, ये वाउचर होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, सपोज एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को मैकडोनल्ड्स के वाउचर दे रही है बेटा, और वर्थ क्या उन वाउचर की 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 ईच है। तो उन वाउचर की कंडीशन क्या है कि आप मैकडोनल्ड्स के किसी भी आउटलेट पे जाएं और 1000 वर्थ के फूड आइटम्स जो है आप उनसे परचेज कर सकते हैं। तो इस केस में आप मुझे बताएं कि सप्लाई यहाँ पर आइडेंटिफिएबल है या नहीं है। आंसर इज नो, सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है। देखिए वाउचर्स में क्या कंडीशन मेंशन है कि किसी भी फूड आइटम के अगेंस्ट आप इसे रिडीम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो एम्प्लॉय है वो बर्गर के अगेंस्ट भी बेटा उसे रिडीम कर सकता है, या कोई फ्रेंच फ्राइज है उनके अगेंस्ट भी कर सकता है, या मैकपफ है, ऐसे करके वो किसी भी फूड आइटम के अगेंस्ट जो है बेटा उसे रिडीम कर सकता है। तो इस केस में ये सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं फूड कूपन्स पे कंडीशन मेंशन की जाती कि ये जो वाउचर हैं ये केवल और केवल मैक आलू टिक्की बर्गर के अगेंस्ट ही रिडीम किए जा सकते हैं, तो इस केस में सप्लाई क्या हो जाती बेटा, आइडेंटिफिएबल हो जाती। तो जिस डेट को कंपनी ने ये वाउचर इशू किए थे, फूड कूपन्स इशू किए थे, वो डेट क्या हो जाएगी बेटा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हो जाएगी। और इन केस आइडेंटिफिएबल नहीं है सप्लाई, तो जिस डेट को जो एम्प्लॉयज बेटा वो रिडीम करा रहे हैं वाउचर, वो डेट जो है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी फिर सेकंड केस में। ठीक है, समझ आ गया। सबसेक्शन 5 की बात करते हैं। Where it is not possible to determine the time of supply under the provision of subsection 2, subsection 3, subsection 4। अब ये बेटा बेसिकली रेजिड्यूरी प्रोविजन है पूरे सेक्शन का। सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज का था, सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज का था, और सबसेक्शन 4 बेटा वाउचर्स का था। तो उस केस में बात करता है सबसेक्शन 5, अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाई सबसेक्शन 2, 3 और 4 में, तो आप कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। क्लोज ए, in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed। अगर periodical return फाइल की जा रही है तो जिस डेट को periodical return फाइल की जा रही है बेटा वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। या in any other case be the date on which the tax is paid। अगर periodical return भी फाइल नहीं हो रही बेटा, या कोई अदर केस है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जिस डेट को टैक्स पे किया जा रहा है वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। समझ आ गया बेटा। सबसेक्शन 6, the time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, a late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। अब देखिए सबसेक्शन 6 क्या बात करता है। देखिए बेटा एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज एक पर्सन है बेटा मिस्टर एक्स, ये सप्लायर है, ठीक है बेटा, और ये सप्लाई करते हैं गुड्स की। इन्होंने जो सप्लाई की है बेटा गुड्स की वो की है क्रेडिट बेसिस पर, और मिस्टर एक्स जो है वो है बेटा रेसिपिएंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मिस्टर एक्स ने बेटा टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गुड्स जो है डिलीवर किए तो उन्होंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था। मिस्टर एक्स के एंड पर कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अब चूंकि गुड्स जो थे बेटा क्रेडिट बेसिस पर थे, और जो क्रेडिट पीरियड दिया गया था रेसिपिएंट को वो दिया गया था बेटा 1 मंथ का। ठीक है, लेकिन 1 मंथ तक मिस्टर एक्स जो है पेमेंट नहीं कर पाता। साथ ही बेटा कंडीशन ये मेंशन की गई थी कि अगर 1 मंथ तक जो मिस्टर एक्स है वो पेमेंट नहीं कर पाते तो बेटा 1.5% पर मंथ वो इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो लो बात कर रहा है यहाँ पर, जब मिस्टर एक्स जो है वो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो जिस डेट को वो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे बेटा वो डेट कंसिडर की जाएगी बेटा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सेक्शन 31 की कुछ बैलेंस प्रोविजन है, सबसेक्शन 4 और 7 वो कर लेते हैं। सबसेक्शन 4 क्या बात करता है? इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव statement of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or as the case may be each such payment is received। तो लो बेटा यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है कि कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है अगर गुड्स की, तो उस केस में इनवॉइस कब इशू किए जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा समझिए कि कंटिन्यूस सप्लाई होती क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 बेटा कंटिन्यूस सप्लाई को डिफाइन करता है। बेसिकली बेटा वो दो कंडीशन को मेंशन करता है, अगर दो कंडीशन हो रही है तो वो सप्लाई क्या हो जाती है? कंटिन्यूस सप्लाई होती है। नंबर 1, सप्लाई जो हो रही हो बेटा गुड्स की, वो कैसे हो रही हो? वो की जा रही हो कंटिन्यूस या रिकरेंट बेसिस पर, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस और रिकरेंट बेसिस। और दूसरी कंडीशन बात करती है बेटा जो सप्लायर है वो इनवॉइस्ड कर रहा हो रेसिपिएंट को, यानी इनवॉइस बना रहा हो रेसिपिएंट के अगेंस्ट रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पर, ठीक है, रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पर। जैसे बेटा बात करें सपोज गैस सप्लाई की जाती है पाइपलाइन के थ्रू, तो उस केस में क्या होता है बेटा? रेगुलर सप्लाई की जाती है गैस की और वहां पर सप्लायर जो होता है वो रेगुलर उसकी इनवॉइसिंग करता रहता है पीरियोडिक बेसिस पर, यानी मंथली या क्वार्टरली या एनुअली से भी है वो पीरियड जो है बेटा वो डिफाइन कर सकते हैं। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, सप्लाई होनी चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पर और जो रेसिपिएंट है सप्लायर उसे इनवॉइस करता रहता हो रेगुलर या पीरियोडिक बेसिस पर, ठीक है बेटा, समझ आ गया। वो सप्लाई क्या हो जाती है? कंटिन्यूस सप्लाई। अब कंटिन्यूस सप्लाई के केस में बेटा इनवॉइस कब इशू करना है तो वो बताता है बेटा सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। देखिए सेक्शन बात करता है कि अगर सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट इशू की जा रही है, ठीक है, सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट या सक्सेसिव पेमेंट की जा रही है बेटा, सक्सेसिव पेमेंट्स, इन केस सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट इशू की जा रही है ऑन और बिफोर ईच सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट इज इशूड, या अगर पेमेंट हो जाती है बेटा ऑन और बिफोर ईच सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है बेटा, समझ आ गया। यानी अगर पेमेंट होती है तो ऑन और बिफोर ईच सक्सेसिव पेमेंट रिसीव्ड, और अगर अकाउंट स्टेटमेंट इशू होती है तो ऑन और बिफोर ईच सक्सेसिव अकाउंट स्टेटमेंट इशूड, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सबसेक्शन 7 की बात करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो लिखा है उसे ओवर रूल कर रहे हैं। वेयर द गुड्स बीइंग सेंट or taken on approval for sale or return are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal whichever is earlier। क्या बात कर रहे हैं बेटा सबसेक्शन 7 में? देखिए बेटा सबसेक्शन 7 जो है उन प्रोविजंस की बात करता है जहां पर सप्लायर जो है गुड्स भेजता है बेटा अप्रूवल बेसिस पर, यानी रेसिपिएंट को गुड्स भेजे जाते हैं कि अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप रख लेना, इन केस आपको पसंद नहीं आता गुड्स तो आप रिटर्न कर देना, तो उन्हें बोला जाता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस, ठीक है। तो उस केस में टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है ये बात बताता है बेटा सबसेक्शन 7 सेक्शन 31 का। देखिए क्या बोलता है, यहां पर दो डेट मेंशन की गई है, अर्लियर ऑफ, किसका अर्लियर? नंबर 1 बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई की जा रही है बेटा वो टाइम या उससे पहले वाला टाइम, ठीक है, और नंबर 2 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। सिचुएशन दोनों में पहले आ जाए उस डेट को क्या किया जाएगा? इनवॉइस इशू कर दिया जाएगा। समझ आ गया बेटा? चलिए तो बेटा यहां पर हमारा सेक्शन 12 खत्म होता है, साथ ही सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 और 7 ये भी खत्म होते हैं। ये रिलेट करते थे सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ, इसलिए ये यहां पर हमने लिए सबसेक्शन 4 और 7। सेक्शन 12 भी हमारा फिनिश हो गया। चलिए अब बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 बेटा इसे सेक्शन 13 बताता है, जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सब सेक्शन 1 द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई।
एज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। सब सेक्शन 1 भी वही बात करता है बेटा जो सेक्शन 12 की बात करता था कि जो लाइबिलिटी है सर्विसेज पर टैक्स पे करने की कब अराइज होगी, वो जब टाइम ऑफ सप्लाई होगी सर्विसेज की तब अराइज होगी। और टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, वो सेक्शन 13 के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। जब टाइम ऑफ सप्लाई होगी सर्विसेज की वो क्या होगी, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट। और यहां पर बेटा दी गई है 3 कंडीशन, ठीक है। नंबर 1, the date of issue of invoice by the supplier if the invoice is issued within the period prescribed under section 31 or the date of receipt of payment whichever is earlier। देखिए क्या बात कर रहे हैं, अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग सप्लायर ने इशू किया है इनवॉइस तो उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड बात, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस if invoice is not issued within the period prescribed under section 31 or the date of receipt of payment whichever is earlier। अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग सप्लायर ने इशू नहीं किया है इनवॉइस तो उस केस में क्या होगा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट whichever is earlier। क्लॉज सी, the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account in a case where the provision of clause A और clause B do not apply। रेजिडुअरी प्रोविजन है क्लॉज सी, कह रहा है कि जहां पर क्लॉज A और क्लॉज B के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते तो उस केस में हम डेट कौन सी कंसिडर करेंगे, वो डेट कंसिडर करेंगे जिस डेट पर रेसिपिएंट ने शो की हुई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस की रिसिप्ट। ठीक है, समझ आ गया बेटा। देखिए एक बार फिर से समझिए, सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। क्लोज ए, अगर इनवॉइस इशू किया है सप्लायर ने सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर सप्लायर ने सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू नहीं किया है इनवॉइस तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और इन केस अगर क्लॉज बी और क्लॉज ए अप्लाई नहीं होते तो वो डेट जिस डेट पर रेसिपिएंट ने जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सर्विस को दिखाया है यानी रिसिप्ट ऑफ सर्विस दिखाई है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन 31 क्या बोलता है। देखिए सेक्शन 31 क्या बताता है इस केस में, सेक्शन 31 बात करता है a registered person supplying taxable services shall before or after the provision of services but within a prescribed period issue a tax invoice showing the description value tax charge thereon and such other conditions as may be prescribed। देखिए सेक्शन 31 क्या बात करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस को प्रोवाइड कराने से पहले या सर्विस को प्रोवाइड कराने के बाद, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उसके अंदर अंदर इनवॉइस इशू करेगा जिसमें डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स कितना लगा या अदर पर्टिकुलर जो भी प्रिस्क्राइब्ड बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग उसे दिखाना होगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है वो होता है कि सर ये प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है, तो इसका जो जवाब मिलता है बेटा ये मिलता है रूल्स में से, यानी सेक्शन 31 के बाद अब हम पढ़ेंगे रूल। सर रूल कौन सा बेटा, रूल नंबर 47। रूल नंबर 47 स्पेसिफाई करता है वो पीरियड जिसमें इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। द इनवॉइस रेफर टू इन रूल 46 इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज shall be issued within a period of 30 days from the date of supply of services। तो प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस केस में जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो है बेटा 30 दिनों का। और ये 30 दिन क्या, जब सर्विस प्रोवाइड कराई गई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो है बेटा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, ये रूल 47 बोलता है। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन प्रोविजो है, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज एन इंश्योरर or a banking company or a financial institution including a NBFC, the period within which the invoice or any document is to be issued shall be 45 days from the date of supply of service। अब प्रोविजो बोलती है कि अगर सप्लायर ऑफ सर्विस कोई इंश्योरर है या बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें NBFC को भी इंक्लूड कर लिया गया है तो उस केस में जो पीरियड 30 डेज वाला है वो 45 कर दिया जाएगा। यानी
इनवॉइस जो इशू किया जाएगा इस केस में वो इशू किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी है तो बेटा 30 दिनों का पीरियड है। चलिए वापस आते हैं बेटा सेक्शन 13 पर। तो जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 है उसके प्रोविजन क्या बने? प्रोविजन बने बेटा सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के केस वाइज बनाते हैं। ए, जहां पर जो इनवॉइस इशू किया गया है वो इशू किया गया है बेटा एज पर सेक्शन 31। रीड विद रूल 47 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल बोलते हैं कि इनवॉइस इशू किया गया एज पर सेक्शन 31। तो उस केस में क्या होगी डेट? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, दो कंडीशन की अर्लियर हो जाएगी। कौन कौन सी अर्लियर हो जाएगी बेटा? नंबर 1 डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड चार्ज की बात चल रही है इसलिए सप्लायर का नाम आएगा अभी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो हो जाएगा। और बेटा एक बात मैं बता दूं आपको, सेक्शन 12 में हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 पढ़ी थी हमने। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बताती थी बेटा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बारे में बताती थी। सेम ऐसे ही प्रोविजन सेक्शन 13 में भी है। सेक्शन 13 में भी बेटा एक्सप्लेनेशन डबल आई है जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को डिफाइन करती है। यहां पर भी वो कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होगा इस केस में कि जिस डेट को असेसी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर की अमाउंट, असेसी कौन है इस केस में बेटा? असेसी है सप्लायर, और डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ असेसी, तो उन दोनों में जो अर्लियर होगा वो हो जाएगा बेटा। ठीक है, लिख देते हैं बेटा ये कंडीशन भी, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक, अमाउंट क्रेडिटेड इन बैंक, इन दोनों में जो अर्लियर होगा बेटा वो हो जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज बी की, जहां पर इनवॉइस जो है बेटा वो टाइम से इशू नहीं हुआ, इनवॉइस नॉट इशूड एज पर सेक्शन 31, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में समझिए बेटा सिंपल, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 यहां पर इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो ये कंडीशन तो आएगी नहीं, यहां पे आएगी बेटा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड की गई, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये कंडीशन बेटा जू की तू रहेगी। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बेटा विच एवर इज अर्लियर वो क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी इन केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, समझ आ गया? सेक्शन 13 ये बात करता था बेटा, यहां पर हमने बेटा फॉरवर्ड चार्ज के जो प्रोविजन है उन्हें खत्म कर लिया है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज रिसीव एन अमाउंट अप टू 1000 रुपीज in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन केस जो सप्लायर है टैक्सेबल सर्विसेज का, उसे बेटा एडवांस अमाउंट मिल जाती है 1000 रुपीज तक, तो उस केस में जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इस इनवॉइस के अगेंस्ट बेटा उसे ये एडवांस पेमेंट मिली है, उसी डेट को वो उसकी क्या कर ले? टाइम ऑफ सप्लाई मान ले। 1000 रुपीज के लिए जब वो इनवॉइस इशू कर रहा है उस डेट को वो कंसिडर कर ले क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। ये प्रोविजन बेटा गुड्स पर एप्लीकेबल नहीं है बट सर्विसेज के केस में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे बेटा एक एग्जांपल लें, सपोज एक टेलीफोन कंपनी है, टेलीफोन कंपनी क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो
एसएससी ने जो पेमेंट की है कंपनी को वो की है बेटा 10,000 की, लेकिन जो बिल बना के दिया था टेलीफोन कंपनी ने वो दिया था बेटा 9,500 का। तो इस केस में जो एडवांस पेमेंट रिसीव हो रही है सर्विस के अगेंस्ट वो कितनी हो गई बेटा 500 रिसीव हो गई है। तो लॉ बात करता है कि जो टेलीफोन कंपनी है जो सप्लायर है उसके पास ऑप्शन है कि ये जो 500 रुपीज़ उसे मिले हैं वो नेक्स्ट इनवॉइस में बेटा एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट इनवॉइस जो होगा इनकी टाइम ऑफ सप्लाई वो ले सकता है। अमाउंट अप टू 1000 है तभी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारी कवर हो चुकी है बेटा, मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 क्या बात करता है देखिए। इन केस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। देखिए सब सेक्शन 3 अब रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। तो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, दो क्लोजेस बताए गए हैं। नंबर 1, the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account whichever is earlier। डेट ऑफ पेमेंट होगी बेटा कौन सी, या तो जिस डेट पर रेसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है या जिस डेट पर उसका अकाउंट डेबिट हुआ है, उन दोनों में जो अर्लियर हो जाएगी वो हो जाएगी डेट ऑफ पेमेंट। सेकेंड, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document by whatever name called in lieu thereof by supplier। क्लॉज भी बोलता है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सिंपल ये बात की गई है बेटा। दो कंडीशन है यहाँ पर। गुड्स के केस में 3 हुआ करती थी बेटा, ध्यान दो। वहां पर होती थी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे। यहाँ पर बेटा रिसिप्ट ऑफ गुड्स तो है ही नहीं, तो उन्होंने सिंपल 2 कंडीशन लगाई, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। दोनों में जो अर्लियर हो जाए वो क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी रिवर्स चार्ज के केस में। प्रोविजो provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A or clause B, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply। बेटा सेम प्रोविजो वहीं पर एप्लीकेबल है, सेम यहाँ पर है। प्रोविजो बोलती है अगर क्लॉज ए और क्लॉज बी के अकॉर्डिंग नहीं डिटरमाइन की जाती टाइम ऑफ सप्लाई, तो टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट हो जाएगी जिस डेट पर रेसिपेंट ने जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है सप्लाई की। ठीक है, समझ आ गया बेटा। एक प्रोविजो और है यहाँ पर, डिफरेंट है सेक्शन 12 से, उसका ध्यान देना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएट एंटरप्राइजेस वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देखिए बेटा एसोसिएट एंटरप्राइजेस के केस में लॉ बात कर रहा है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी सर्विसेज की वो क्या हो जाएगी, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। 2 डेट का अर्लियर हो जाएगी। नंबर 1, जिस डेट को रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की या डेट ऑफ पेमेंट, जो दोनों में अर्लियर होगी वही हो जाएगी बेटा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मतलब वही है जो बेटा एज पर इनकम टैक्स एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सब सेक्शन 4 क्या बात करता है। In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be, बेटा सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। The date of issue of voucher if supply is identifiable, the date of redemption of voucher in all other cases। ठीक है, subsection 5, where it is not possible to determine the time of supply of services under the provision of subsection 2, subsection 3, subsection 4, the time of supply shall be। सेम प्रोविजन बेटा जो सेक्शन 12 का था वही यहाँ पर सेम प्रोविजन है। बात करता है कि अगर सबसेक्शन 2 और 3, 4 में टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के रिगार्ड नहीं की जा सकी तो उस केस में क्या होगा। तो लॉ बात कर रहा है कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल की गई है तो डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न, और अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल नहीं की जा रही है तो बेटा जिस दिन टैक्स पे किया गया है वो डेट। सबसेक्शन 6, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, late fee or penalty or for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value। ये भी बेटा आइडेंटिकल प्रोविजन है सेक्शन 12 से। अगर सप्लायर को क्या मिल रहा है बेटा, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट फी मिल रही है, पेनल्टी मिल रही है डिलेड पेमेंट के रिगार्डिंग, तो उस केस में जब सप्लायर को बेटा ये रिसीव हो रही है एडिशन, वो ही डेट क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब जो बैलेंस हमारे सेक्शन 31 के सबसेक्शन हैं उन्हें करते हैं।
सबसेक्शन 2 बात करता है बेटा, provided that government may on the recommendation of the council by notification and subject to such condition as may be mentioned therein specify the categories of services in respect of which any other document issued in relation to supply shall be deemed as tax invoice or tax invoice may not be issued। देखिए सेक्शन 31 टैक्स इनवॉइस इशू करने की बात करता है, तो सबसेक्शन 2 में बेसिकली प्रोविजो दी गई है कि गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन पर कुछ कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर सकती है सर्विस के रिगार्डिंग, जो जिन्हें इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है या इनवॉइस के बजाय कुछ और डॉक्यूमेंट्स इशू करना होगा, वो बात बताई गई है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब देखिए बेटा, वहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही थी गुड्स की, अब यहां पर हो रही है कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज की, तो उस केस में कैसे कंसिडर की जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए यहां पर 3 कंडीशन है, वहां पर 2 हुआ करती थी। नंबर 1, वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। लो बात करता है जहां पर पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो सर्टेनेबल है, तो उस केस में इनवॉइस जो इशू होना चाहिए वो कब होना चाहिए, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की ड्यू डेट पर या उससे पहले इशू हो जाना चाहिए। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल, अब ड्यू डेट जो है पेमेंट की वो बेटा सर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विसेज रिसीव द पेमेंट, तो उस केस में इनवॉइस जो है इशू करना चाहिए ऑन और बिफोर जब सप्लायर जो है सर्विस का वो पेमेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट, वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। इन केस जो पेमेंट है वो किसी इवेंट के कंप्लीशन होने से लिंक्ड है, तो उस केस में कब इशू किया जाएगा इनवॉइस, तो लॉ बात कर रहा है इनवॉइस इशू किया जाएगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट को कंप्लीट होने पर या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, लो ये बात करता है। ठीक है, सब सेक्शन 6, इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। देखिए कौन से केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर जो सर्विसेज की सप्लाई है वो बंद हो गई है, रुक गई है एक कॉन्ट्रैक्ट में, कब, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, अभी सप्लाई जो है कंप्लीट नहीं हुई लेकिन सप्लाई जो है बेटा वो रोक दी गई है, तो उस केस में इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस शैल बी इशूड टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई मेड बिफोर सच सेसेशन। लो बात करता है जो इनवॉइस इशू किया जाएगा वो उस टाइम इशू किया जाएगा जब सप्लाई रोक दी गई है, और इनवॉइस जो इशू किया जाएगा कितनी सप्लाई का इशू किया जाएगा, उस सप्लाई का इशू किया जाएगा जो प्रोवाइड की गई है, केवल वहीं तक की सप्लाई जो है उसका इनवॉइस इशू किया जाएगा, जो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई उसका इनवॉइस इशू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। सेक्शन 12 और सेक्शन 13 हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं, तो एक बार बेटा इनका कंपैरिजन कर ले। ये बेटा समझिए, टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज में जो है बेटा टैक्स पेबल किया जा रहा है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 बात करता है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 2 कंडीशन है उनमें जो अर्लियर हो जाएगी। नंबर 1, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ठीक है बेटा। नंबर 2, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, जिस डेट पर सप्लायर रिसीव कर रहा है पेमेंट, और इसमें हम 2 कंडीशन चेक किया करते थे, कौन सी किया करते थे, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ द एसएससी। इन दोनों में जो अर्लियर हो जाए वो रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हो जाया करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 की, जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है। अगर इनवॉइस इशू किए जा रहे हैं बेटा, टाइम पीरियड जो मेंशन किया है सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, यानी 30 डेज और 45 डेज, तो उस केस में अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है बेटा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में भी 2 कंडीशन, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एसएससी और
डेट ऑन विच अमाउंट क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ एसएससी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इनवॉइस जो है सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू नहीं हुआ तो उस केस में अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ठीक है बेटा, साथ ही बेटा एक बात का और ध्यान, हमने बेटा प्रोविजो की थी कि अगर एडवांस रिसीव हो रहा है सप्लायर को अप टू 1000 का तो उस केस में क्या होगा, तो हमने देखा था कि अगर गुड्स के अगेंस्ट रिसीव हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो प्रोविजो थी वो इररेलेवेंट हो गई है बेटा। नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की, 15/11/2017 को ये नोटिफिकेशन आई थी, 15 नवंबर 2017 को, तो उसमें मेंशन कर दिया गया था कि बेटा ये इररेलेवेंट हो गई है, क्योंकि जो जीएसटी लगता है गुड्स के केस में वो लगता है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो उस केस में ये जो एडवांस मनी वाला प्रोविजन था बेटा ये इररेलेवेंट हो गया था। लेकिन सर्विस के केस की बात करें तो वहां पर बेटा ये रेलिवेंट है, उसका हमने एग्जाम्पल भी किया था। चलिए, when the above events are uncertainable, अगर above events uncertainable है तो उस केस में क्या होगा बेटा, date on which the recipient shows the receipt of services in his book of account, ये applicable हो जाएगा। नंबर 2, जनरल टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइसेस। इनवॉइसेस की बात कर लेते हैं, क्या टाइम पीरियड है बेटा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, वो बोलता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, इन केस supply involves movement of goods before or at the time of delivery of goods or making available thereof to the recipient, in case where the supply of goods does not involve movement of goods or any other case। ठीक है, supply of services section 31 subsection 2, before or after the provision of services but within 30 days। लेकिन अगर supplier of services कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो बेटा ये 30 डेज किससे चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 45 डेज। अब बात करते हैं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 तीन कंडीशन की बात करता था, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट हम यहां पर क्या देखते थे बेटा, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑन विच रेसिपिएंट्स बैंक अकाउंट डेबिटेड, इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो क्या हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट। और सी कंडीशन 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है बेटा, तीनों में जो जल्दी हो जाए वो हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 की, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग दो कंडीशन होती थी, नंबर 1 डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। डेट ऑफ पेमेंट बेटा सेम है, रेसिपिएंट की चेक की जाएगी कि जिस दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की वो डेट, या जिस दिन उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेट, दोनों में जो अर्लियर है वो डेट ऑफ पेमेंट है। अगर अबव इवेंट से बेटा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पाती, नहीं डिटरमाइन हो पाती, तो उस केस में हम देखते हैं रेसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस डेट को उसने एंट्री कर रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। साथ ही यहां पर एक बात और ध्यान देना, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेज, तो उस केस में हम क्या करते थे, विच एवर इज अर्लियर, दो कंडीशन देखा करते थे, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में डेट ऑफ एंट्री किसकी देखी जाती थी, रेसिपिएंट की। ठीक है बेटा, बात करते हैं अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर एक्सचेंजेबल, तो गुड्स और सर्विसेज के लिए बेटा दोनों प्रोविजन सेम है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 गुड्स के बारे में बात करता है और सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सर्विसेज के बारे में बात करता है। ठीक है, सप्लाई है बेटा गुड्स या सर्विसेज की, लेकिन सप्लाई क्या है, आइडेंटिफिएबल है एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और अदर केसेस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द वाउचर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेजिडुअल केसेस, अब देखिए रेजिडुअल केसेस है, अगर सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग नहीं डिटरमाइन हो पाती टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स की या सर्विसेज की, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज। तो वहां पर बात करता है लॉ की अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल की जा रही है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और अगर पीरियोडिकल रिटर्न नहीं है बेटा तो जिस डेट पर टैक्स पेमेंट की गई है वो डेट कंसीडर कर लीजिए, टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो जिस डेट को वो इंटरेस्ट लेट फी या पेनल्टी मिल रही है डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट
वो क्या हो जाएगी, वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू दैट इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी और डिलेड पेमेंट। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर फिनिश होता है बेटा। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।